गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आपकी क्लास कोचिंग सेंटर। तो आज का जो हमारा क्लास होगा वो थर्ड क्लास होगा, अर्थात थर्ड लेक्चर होंगे। हम तीसरा लेक्चर में आज पहुंच गए। तो इससे पहले दो लेक्चर डाल चुके हैं, वहां आप उसे यूट्यूब में जा करके सर्च करके या तो फिर आप देख लीजिएगा, क्योंकि आपको जितने भी यहाँ पे टॉपिक समझाए जाएंगे वह बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, आपको हम गारंटी या तो लिख के देते हैं, इससे बाहर नहीं आ सकते हैं। जितने भी टॉपिक होंगे आप सबके क्लियर करेंगे और कहीं पे भी आपका डाउट नहीं छोड़ा जाएगा। और इसमें जितने भी नोट इतना इतना जो नोट लिखे हैं वह एक महत्वपूर्ण और बेसिक कंटेंट है। समझ में आ गया? कंटेंट है। तो आप इस तरह से हम लिख सकते हैं कि जैसे लिखे हैं आप अपने कॉपी में इस आधार पर ही नोट को उतारते जाइए, जैसे कि हम यहाँ पे लिखते जा रहे हैं फर्स्ट क्लास से ही, वैसे ही आप भी अपने कॉपी में लिखते जाइए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भू आकृति। जैसे कि भू आकृति हो गए, जो प्रभावित करने वाले कारक देखे, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में देख रहे थे, जिसमें से सबसे पहला कौन सा है? भू आकृति, भूमि की प्रकृति। तो मान के चलिए क्या भूमि सभी जगह एक जैसा होते हैं? आज हमारे देश में एक दो पहाड़ हो, पर्वत हो, सभी जगह क्या एक जैसा होते हैं? भूमि नहीं। दक्षिण भारत में जाइए तो वहां पे पठारी मैदान है, उत्तर भारत में जाइए तो वहां पे मैदान है। सॉरी, दक्षिण भारत में पठारी क्षेत्र है और उत्तर भारत में मैदानी क्षेत्र है। तो क्या हर एक जगह की भूमि एक समान है? नहीं। आप नहीं बोल सकते हैं कि हर एक जगह की भूमि एक समान नहीं है। तो यह भू आकृति किस तरह से जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं या तो जनसंख्या को आकर्षित करते हैं? तो जहाँ पे भूमि समतल होगी, मंद ढलान गति से चलमान होगी, तो उसी स्थान पर क्या होंगे? तो लोग अधिकतर बसना पसंद करेंगे या तो वहीं पे रहना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे एक समतल भूमि में आप सड़क निर्माण कर सकते हैं। आप देखिए, समतल भूमि में सड़क बना सकते हैं, औद्योगिक क्षेत्र खोल सकते हैं। साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं? औद्योगिक क्षेत्र के साथ हम कृषि भी कर सकते हैं, पशुपालन भी कर सकते हैं। हमारा आने जाने का जो रास्ता, आवागमन जिसे हम कह सकते हैं शुद्ध हिंदी में आवागमन, आने जाने का रास्ता हमारा सुलभ होगा। ये क्यों होंगे? क्यों होंगे? तो ये भूमि की आकृति को प्रभावित करेंगे कि नहीं जनसंख्या? तो उस वैसे क्षेत्र में लोग अधिक निवास करेंगे कि नहीं? आप बोलेंगे कि बिल्कुल करेंगे, कि उद्योग होंगे तो वहां जनसंख्या जाएंगे, रोजगार के माध्यम से तलाश के लिए जाएंगे, सड़क अच्छा बनेगा, कृषि पशुपालन। तो हम कह सकते हैं कि जहाँ की भूमि समतल मंद ढलान गति वाली होगी वहां पे क्या होंगे? लोगों की जनसंख्या या तो जमाव अधिक देखने को मिलेगी। अतः हम कह सकते हैं कि भू आकृति भी क्या करती है? जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। समझ में आ गया? जहाँ पे अत्यधिक ज्यादा सुविधा वहां पे उपलब्ध होंगे मैदानी क्षेत्र में, अन्य पठारी क्षेत्र की तुलना में। दक्षिण भारत के पठार, आप बताएं। हिमालय सॉरी, अरुणाचल प्रदेश पहाड़ी इलाका है, हिमालय देश, हिमालयन राज्य है। सिक्किम हिमालयन राज्य है। जम्मू कश्मीर हिमालयन राज्य है। क्या वहां जनसंख्या अधिक पाई जाएगी? नहीं। बिहार के देखिए बहुत सारी जनसंख्या, पश्चिम बंगाल में बहुत सारी जनसंख्या, उत्तर प्रदेश में बहुत सारी जनसंख्या। क्यों है? क्योंकि वह एक मैदानी क्षेत्र में है। उत्तर भारत के एक मैदानी क्षेत्र की तात्पर्य मेरा यह है कि यह मान के चलिए कि ये हमारा भारत का मैप, छोटा सा बना रहे हैं, ये हमारे भारत का मैप है। यहाँ से ये वाला मैदान जो है हमारा उत्तरी मैदान है, और यहीं पे है हमारा उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल। ये सारे जो क्षेत्र एक तरह से कैसे भाग में भूभाग में है? तो वह समतल और मंद मंद यानी कि थोड़ी ढलान वाले क्षेत्रों में स्थित है, जिस कारण से वहां की जनसंख्या भी सर्वाधिक पाई जाती है। समझ में आ गया? भू आकृति कैसे प्रभावित करते हैं? बार बार बोल रहे हैं आपको कि आपका एक भी कंफ्यूज या तो डाउट नहीं बचेगा। आपका हर एक कंटेंट जो होंगे अच्छे से क्लियर होंगे, हर एक टॉपिक क्लियर होंगे और इससे बाहर क्वेश्चन में नहीं आएगा। अब दूसरा है हम जलवायु। तो जलवायु कैसे जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं? तो करते हैं, बिल्कुल करते हैं। आपको हम पोलर में भेज देंगे, ध्रुव प्रदेश, जानते हैं ध्रुव प्रदेश, जहाँ पे अत्यधिक ठंडा पाए पड़ती है, वहां आप जाकर रह सकते हैं। बोलिए, अगर रह सकते हैं तो हम भेज देते हैं वहां पे। अत्यधिक ठंडे वाले क्षेत्र में आप रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। इक्वेटर वाले क्षेत्र में क्या आप रह सकते हैं? ध्रुवीय प्रदेश कौन से हैं? तो मान के चलिए ये हमारा अर्थ है, ये वाला क्षेत्र हमारा पोलर हो गया और ये बीच का इक्वेटर हो गया।
तो क्या आप यहाँ पे इक्वेटर पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है? ये वाला क्षेत्र में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है और यहाँ पे ठंडा सबसे ज़्यादा पड़ता है, ठंडा और यहाँ पे गर्मी। तो क्या आप यहाँ पे रह सकते हैं? बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। वहाँ रहने लायक ऐसे सुविधाएँ ही नहीं है, वैसे जलवायु ही नहीं है। हम वहाँ पर रहने के लिए सोचेंगे बारंबार कि कैसे रहेंगे? ढंग से खाने के लिए नहीं, पीने के लिए नहीं, एकदम हाथ ठंडा से कुड़कुड़ा के तो गर्मी होगी। दक्षिण अफ्रीका का काले बंदर बन जाएँगे, इक्वेटर में रहेंगे। तो हमें वैसे जगह नहीं पसंद है, जहाँ पे हमें रहना है। हमें वैसे जगह पसंद है जहाँ पे विषम जलवायु, विषम मतलब ना उतना ठंडी, ना उतनी गर्मी, सम। ठंडी भी हल्का लगे, गर्मी भी लगे। तो वैसे जलवायु हमें पसंद है। तो वहाँ पे अत्यधिक निवास करेंगे लोग, विषम जलवायु स्थान पे, ना कि ये इक्वेटर और पोलर में। कोई भी नहीं जा सकता। अंटार्कटिका में कोई है? कोई भी है? पेंगुइन छोड़ के कोई भी है? नहीं है। वहाँ भी तो जाकर रह सकते हैं, वो भी तो एक महाद्वीप है, वो भी कॉन्टिनेंट है। नहीं रह सकते। है ही नहीं वैसा रहने के योग्य वो भूमि। समझ में आ गया? तो इसी के लिए जलवायु भी क्या करते हैं, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। इन क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक नहीं पाई जाएंगी ठंडा और गर्मी प्रदेश में, जहाँ पे, लेकिन उससे अलग क्षेत्र है जहाँ पे मुंबई के किनारे वाले क्षेत्र देखिए, विषम जलवायु पाई जाती है। मुंबई में धारावाही मलिन बस्ती कितनी बड़ी वहां पे जनसंख्या निवास कर रही है। तो बात यही है कि जनसंख्या वितरण भी किस तरह से प्रभावित करती है। अगला हम देखते हैं मृदा। जितने भी पढ़ रहे हैं वह जन 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 सॉरी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले एक भौतिक कारक पढ़ रहे हैं, जिसमें से प्रथम आते हैं मृदा, फिर आते हैं हमारा मृदा। मृदा के बारे में जानेंगे। मृदा यानी कि मिट्टी। आप बताइए कि आप रुग्रिक मिट्टी में खेती कर सकते हैं? आपका जवाब होना चाहिए, कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन आपको एक समतल भूमि, मैदान दे, उपजाऊ मिट्टी हो, तो वहां पे आप खेती कर सकते हैं कि नहीं? अच्छा से आप मान के चलिए कि आप वहाँ खेती करेंगे तो आपका पालन-पोषण होगा कि नहीं? अपने परिवार का, अपने घर का, पशु का पेट भर सकते हैं। लेकिन रुगरेट मिट्टी में क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा, बस रुगड़ी मिलेगा। रुगरेट ही मिलेगा, ढेला पत्थर यही मिलेगा। तो क्या आप वहाँ पे रहना पसंद करेंगे कि उपजाऊ मिट्टी के पास रहना पसंद करेंगे? उपजाऊ मिट्टी के पास। और उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्र में बहुत ही काफ़ी उपजाऊ होते हैं, कृषि पशुपालन तो करेंगे ही करेंगे। बा औद्योगिक क्षेत्र भी सामने लगा देंगे। कच्चा माल मिल जाएगा हमें आसानी से कृषि करके। उद्योग लगाने के, अब उद्योग लगाएँगे वहाँ पे लोग जाएँगे, बसेंगे, ठीक है? तो उपजाऊ वाले मिट्टी वाले क्षेत्र में भी लोगों की जनसंख्या सर्वाधिक पाई जाएगी। इसीलिए मृदा का उपजाऊ भी होना अत्यधिक ज़रूरी है। समझ में आ गया? कि मृदा वाले जनसंख्या में सघन जनसंख्या पाई, सघन का मतलब अधिक। समझ में आ गया? अधिक जनसंख्या पाई जाएगी। अगला आता है हमारा आर्थिक कारक। अभी तक जितने भी पढ़े, या तो वो सेकंड लेक्चर में था हम लोग का, ये हमारा थर्ड लेक्चर है। सेकंड लेक्चर में हम क्या, वो जनसंख्या के वितरण के वो भौतिक कारक थे, और हम अभी जो पढ़ने जाएंगे वो आर्थिक कारक होंगे, जिसमें तीन प्रमुख आर्थिक कारक देखेंगे। एक होगा खनिज, दूसरा नगरीकरण और एक है औद्योगिकरण। ये तीनों किस प्रकार से जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला है खनिज के बारे में समझेंगे। तो खनिज जहाँ पे माइनिंग होगी, खदान जहाँ पे खनन होने जाएंगे, जहाँ की भूमि एक तरह से विभिन्न प्रकार के तत्वों या खनिज तत्वों से भरे पड़े होंगे, तो वहां पे खनन किए जाएंगे। मान के चलिए खनन करने के लिए तो वहां पे श्रमिक को ले जाया जाएगा, चाहे वो जैसा भी श्रमिक हो, पढ़ा लिखा अनपढ़ गंवार जैसा हो। और जो कुशल सैनिक जो कि कुछ काम करने भी नहीं जानते हैं, उसको भी वहां पे मिल जाएगा काम। तो वो तो जाएगा ही जाएगा, साथ में अपने बाल बच्चे बीबी को भी साथ लेके जाएगा। वहां पे जाएगा, वहां पहुंचेगा, तो यहाँ पे मजदूर है, उनको रहने खाने के लिए वहां पे सुविधाएं देंगी कंपनी, सुविधाएं देंगी। वहां पे जो ओनर होगा, जो खनन करने का कार्य करवाएंगे, वो सुविधा देंगे। वहां पे बगल वाले स्कूल में जाएंगे तो वहां जगह जगह में थोड़ी बहुत दुकान भी खुलने लगेगी वहां पे देख के। तो जहाँ पे माइनिंग होगी, जहाँ पे खनिज के खोदा जाएगा, निकाला जाएगा, वहां पे जनसंख्या ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है इस आधार पर। तो खनिज वाले क्षेत्रों में भी हम कह सकते हैं कि जनसंख्या अत्यधिक देखने को मिलते हैं, ठीक है। दूसरा होता है नगरीयकरण। आप अभी गांव में है या नगर में? अगर नगर में है तो आप कर सकते हैं कि कैसे आपको जगह जगह में दुकान सुविधा, फैशन मॉल दुकान, पार्क, वाटर पार्क, तो जुबली पार्क, जल प्रपात,
तो फिर बाज़ार बहुत सारे ऐसे चीज़ देखेंगे, तृतीय क्रियाकलाप बहुत सारे ज़्यादा नगर में। चिकित्सा सुविधा, अच्छा एजुकेशन मिलेगा, तो नगर में हम जाना चाहते हैं। आज तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, महानगर में जाके पढ़ रहे हैं। दिल्ली क्या है, एक महानगर है, तो वहाँ क्यों? शिक्षा बहुत ही अच्छी मिलती है, वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा, वहाँ पे अवेयरनेस है। अवेयरनेस का मतलब लोग जागरूक हैं, हर एक चीज़ में बेहतर है। तो नगर में गाँवों की तुलना नगर में अब देखा जाए तो बहुत ही अच्छी सुविधा मिलती है, गाँव में उतनी सुविधा नहीं मिल पाती है। यदि हमें बुखार हो जाए, गाँव में कभी सीरियस बीमारी हो जाए, तो हमें तो 50-60 किलोमीटर नगर जाना होगा, शहर जाना होगा, सिटी जाना होगा, तब वहाँ अच्छा से इलाज होंगे। लेकिन नगर में क्या उतने जल्दी मिल पाएँगे? नहीं मिल पाए सॉरी गाँव में उतने जल्दी मिल पाएँगे? नहीं मिल पाएँगे, लेकिन नगर में जो होंगे वो अच्छे से तुरंत मिल पाएँगे। अच्छा डॉक्टर, अच्छा सुविधा, अच्छा बेड होगा, वॉव! सोने के लिए कितना मज़ा आएगा, ठीक है ना? तो वहाँ पे मरीज़ भी कहा जाएगा कि मरते-मरते भी ज़िंदा का अनुभव हो रहा है। समझ में आ गया? तो वो कहेगी, तो आप भी नहीं कहिएगा, आओ ना कभी हवेली में, आओ ना कभी हम जनसँख्या के वितरण को देखें। समझ में आ गया? इस तरह से नगरीयकरण भी क्या करेंगी कि एक बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध कराती है। जितने भी उपभोक्ता होते हैं, बेहतर सुविधा उपलब्ध कराती है और लोग वहाँ पे जाने के लिए तड़पते हैं। ऐसे तड़पते हैं जैसे कि लगता है क्या बता दें? आपको पता है? आप तो वहाँ जाते होंगे नगर में, जब कभी आप नगर में घूमने जाते हैं, तो आइसक्रीम खाते हैं, वो सब खाते हैं, बहुत सारी चीज़ पार्क घूमने जाते हैं। क्यों घूमने जाते हैं? तो मन करता है कि यहीं रह जाएँ, क्योंकि वहाँ के नगरीयकरण इतनी सारी सुविधाएँ उपलब्ध है कि हमें इतना आकर्षक करती है कि हमें कहीं जाने ही मन नहीं करता है। इस कारण से नगरीयकरण में भी जनसंख्या अधिक पाई जाएगी, पॉपुलेशन अधिक पाई जाएँगी। तीसरा आता है औद्योगीकरण। औद्योगिकरण कहाँ बिछाए जाएँगे? कहाँ लगाए जाएँगे? मैदानी क्षेत्र में लगाए जाएँगे। क्यों? क्योंकि जो उद्योग लगाए जाते हैं, वो थोड़ा-सा नगर से थोड़ा दूर लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि नगर में तो ज़मीन महँगी मिलेगी। नगर यानी कि सिटी, शहर में ज़मीन महँगी मिलेगी, तो वहाँ पे लगाना संभव नहीं है। बजट को भी देखना है, उद्योगपति भी अपना पैसा कमाने के लिए देखते हैं, पैसा भी बचाना चाहते हैं। तो नगर में देखा जाएगा तो उतना अच्छा सुविधा नहीं मिलेगी। लेकिन थोड़े-सा अगर हम नगर से थोड़ा-सा दूर जाते हैं, थोड़ा-सा दूर जा कर के वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, थोड़े से दूर जाके वहाँ पे अच्छा से फैक्ट्री बना देते हैं। जब वहाँ हम फैक्ट्री बनाएँगे, तो वहाँ मज़दूर आएँगे, अच्छे मज़दूर भी आएँगे जो कि अच्छे जानते हैं, बुरे मज़दूर अर्ध कुशल मज़दूर भी आएँगे, कुशल मज़दूर भी आएँगे। ये तो आएँगे ही आएँगे, जितनी इंजीनियरिंग है वो भी आएँगे, कंप्यूटर में काम करने के लिए इंजीनियरिंग मैनेजर भी चाहिए ना, तो वहाँ पे चिकित्सा भी सुविधाएँ उपलब्ध हो जाएँगी। चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध होने लगेगी, फिर चिकित्सा होने के बाद वहाँ पे अपने बाल, बीवी, बच्चा होंगे, उनको पढ़ाने के लिए शिक्षा सुविधाएँ के लिए मतलब स्कूल खुलेंगे, विद्यालय खुलेंगे, कॉलेज खुलेंगे। तो क्या होंगे कि उस तरह से औद्योगिकरण भी क्या कहते हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं और वो बढ़ाते हैं, कम नहीं करते, बढ़ाते हैं। उद्योग में जाएँगे तो वहाँ पे रहने खाने के लिए वो लोग अपना चारा खोजेंगे कि कहाँ पे रहें, हमको यहाँ रहना है, यहाँ नहीं रहना है, यहाँ अच्छा है, यहाँ पे भी रहेंगे तो बच्चा को अच्छा सुविधा मिलेगी, यहाँ पे एजुकेशन मिलेगा, हम बच्चे को दे सकते हैं। तो वही क्या है परिचालक, दुकानदार, बैठक अध्यापक तथा अन्य सेवाएँ उपलब्ध कराने वाले लोग भी होते हैं, ना कि मज़दूर होते हैं। उद्योग में केवल मज़दूर होते हैं, नहीं, मैनेजर भी होता है, इंजीनियर भी होता है, चिकित्सा सुविधा सुविधा देने वाला लोग भी होते हैं, शिक्षा देने वाले लोग, अध्यापक भी उनके सामने होते हैं, दुकान भी सामने अगल-बगल में खुल जाते हैं। तो इस तरह से वहाँ की जनसंख्या सर्वाधिक बढ़ जाते हैं। उसे हम औद्योगिकरण से हमारी जनसंख्या बढ़ जाती है, ठीक है? अगला आता है जनसंख्या वृद्धि। तो जनसंख्या वृद्धि क्या होती है? तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, ठीक है? तो इसमें थोड़ा-सा आपको ध्यान देना होगा। कैसे देना होगा? आपको ना कोई एक मतलब करेक्ट टाइम, करेक्ट समय करेक्ट टाइम और करेक्ट प्लेस यानी कि कोई निश्चित स्थान और निश्चित समय में अचानक जनसंख्या में बढ़ जाना या तो घट जाना। उसी को हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि कहते हैं कि एक निश्चित समय में, निश्चित समय अवधि में एक करेक्ट टाइम और करेक्ट प्लेस ये दोनों एक निश्चित समय अवधि में होना चाहिए, एक ही समय में होना चाहिए और वो जनसंख्या बढ़े या घटे, ऋणात्मक हो या तो ऋणात्मक हो, धनात्मक या तो ऋणात्मक उससे मतलब नहीं है। उसी को हम क्या कहते हैं जनसंख्या
जनसंख्या वृद्धि कहते हैं, ठीक है? जनसंख्या वृद्धि मान के चलिए कि हमको आपको बता दे रहे हैं कि अभी 12 बज रहा है, 12 बज रहा है। कहाँ है? रांची में है आप, रांची में है, 12 बज रहा है और इसी अंतराल में एक निश्चित प्लेस तो रांची हो गए, एक निश्चित प्लेस तो रांची हो गए, एक निश्चित टाइम 12 हो गया, 12 बज गया और इसी में जनसंख्या में एक तो वृद्धि हुआ या तो उसमें कमी हुआ, या तो धनात्मक हुए या तो ऋणात्मक हुए। उसी को हम क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि। सरल शब्द में कहा जाए कि एक निश्चित समयावधि में जनसंख्या में निश्चित समयावधि में निश्चित स्थान पर जनसंख्या में अचानक परिवर्तन हो जाना जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। या तो वो बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं, जरूरी नहीं है कि केवल जन्म ही ले बच्चे, मर भी सकते हैं बहुत लोग। राइट या ना राइट? राइट। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि जनसंख्या वृद्धि के हम हमने देखा, ठीक है? तो इतने भी आपको जितने टॉपिक लिखवाए गए हैं वह एक बेहतर नोट है। यदि आप इसे लिखते हैं, आपकी किताब में नोट करते हैं तो आपको मात्र इतने ही कंटेंट लिखने हैं, क्योंकि एक टॉपिक हो गए जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक दिए, तो आप कितने टॉपिक लिखिएगा? 5 नंबर में देंगे तो आप 5 टॉपिक लिखिएगा। 1, 2, 3, 4 और ये एक हो गया 5। ये 5 टॉपिक आप लिखिएगा। जन आपको एक क्वेश्चन दे दें, हम देते हैं क्वेश्चन, जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। तो जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित वाले कारक कौन-कौन से? भू आकृति, जलवायु, मृदा, खनिज, नगरीकरण, औद्योगिकरण। आप ये 5 ही टॉपिक लिखिएगा, क्या आपको 6 नंबर नहीं ना? हार्डली अधिकतम कितने होते हैं? 5 नंबर का ही एग्ज़ाम होता है, तो आपको 5 ही टॉपिक लिखना है। तो आपको 5 टॉपिक लिखने के लिए, 1 टॉपिक के लिए इतना कंटेंट ज़्यादा नहीं हो गया? इससे तो ज़्यादा हो गया, हमने तो ज़्यादा लिखवा दिए। बल्कि 4 लाइन में ही एक कंटेंट लिखा जाता है, 1 टॉपिक के लिए 1 नंबर दिए जाते हैं, 5 टॉपिक के लिए 5 नंबर दिए जाते हैं। एक आध दिन इनके क्लास में हम बता देंगे कि एक क्लास, एक वीडियो बना देंगे कि कैसे एग्ज़ाम में नंबर पाना है, कैसे नहीं पाना है और कितने टॉपिक लिखने होते हैं, उसमें निष्कर्ष भी लिखना कैसे होता है, उसको भी हमने सिखा देंगे, ठीक है? हम सिखा देंगे। तो इस अध्याय में इसको अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ये आपका 3rd लेक्चर था, 4th लेक्चर के वेट कीजिए थोड़ा-सा, तुरंत मैं आ रहा हूँ और आपका प्यार और सहयोग से आपके हम दोनों के मेहनत से आपके एग्जाम में नंबर काफ़ी अव्वल आएँगे, सारे स्टूडेंट में से सबसे बेस्ट आएँगे। और एक मेरा एक गुज़ारिश है कि आप यह वीडियो को एक-दूसरे पे भी शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। ठीक है? धन्यवाद, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं।